हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कर रहे हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर। ये थ्योरी जो है ड्रूट और लॉरेंस ने प्रपोज करी थी 1900 में। और ये थ्योरी में बेसिकली जो अजम्पशन था वो ये था कि मेटल कैसे बिहेव करता है। तो उसने ये बोला कि मेटल में जो मटेरियल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को ओबे करते हैं। तो उसने जो फॉलो कुछ पोस्टुलेट दिए थे, कुछ अजम्पशंस माने थे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी मेटल में, लेट अस सपोज मैं मान लो कि कॉपर का वायर मैंने लिया है, ठीक है, और वो मेटल है, उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करेंगे उस मेटल के अंदर, उसका इस थ्योरी के द्वारा ये बताया गया, ठीक है। तो पहला असम्पशन ये था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, मतलब अगर मैं बात करूं कि ये आपका एटम हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर है तो वो फ्री मूव करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूरे वॉल्यूम में, मतलब अगर मैं बात कर लूं कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर फ्री टू मूव अबाउट द होल वॉल्यूम ऑफ द मेटल, लाइक जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो जैसे अगर मान लीजिए एक वॉल्यूम आपको दे रखा है मटेरियल का, या आपने वायर लिया, उसके अंदर वो बिल्कुल वैसे ही फ्री बिहेव करेगा जैसे कि अगर आप एक कंटेनर के अंदर एक परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल को भर देते हैं। परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं, एक इधर उधर जा सकते हैं, दीवार से टकरा सकते हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो पहला अजम्पशन उसका ये था कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर फ्री टू मूव about the whole volume of a metal just like a molecule of perfect gas in a container. दूसरा उसका पोस्टुलेट था द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन एंड कोलाइड विद द आइदर पॉजिटिव आयन फिक्स्ड at the lattice or other free electrons. All the collisions are elastic in nature and that is there is no loss of energy. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने जैसे बोला ना, पहला assumption क्या था, मटेरियल में फ्रीली घूम सकते हैं जैसे कि गैस मॉलिक्यूल की तरह है। एक कंटेनर में अगर आपने गैस मॉलिक्यूल भरा है तो जैसे वो रैंडमली इधर उधर घूम सकते हैं एटम। तो उसने क्या बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ रैंडम डायरेक्शन, मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हैं और आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से। पॉजिटिव आयन कैसे आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकला तो क्या हो गया, फ्री हुआ। फ्री तब होगा जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या संख्या हो गई, पॉजिटिव आयंस की, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयंस हो गए। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी कि इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर होगा। दूसरा तीसरा पोस्टुलेट क्या था, द मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ओबेज द लॉ ऑफ क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपने स्कूल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी, तो उसी तरह से उसका जो मोमेंटम रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन का वही लॉ को फॉलो करेगा जैसा कि गैस मॉलिक्यूल फॉलो करते थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। चौथा पोस्टुलेट इसका है द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन अ मेटल ओबेज द क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के पढ़े होंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी मेटल के अंदर वो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के फॉर्मूले को, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगी। पांचवा assumption था कि when the electric field is applied to the metal, the free electrons are accelerated in the direction opposite to the direction of the applied electric field. ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने मेटल में अप्लाई करी तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि आपने बाहर से पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जो बाहर से लगने वाली फील्ड की डायरेक्शन है उसकी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पोस्टुलेट हुए। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि नेक्स्ट उसने ये कहा कि द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड। मतलब देखो, अगर आप बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्री है और वो रैंडमली इधर इधर कहीं जा रहा है तो कभी ना कभी दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए भी होंगे, पास पास भी आए होंगे। और हमें ये पता है कि एक पॉजिटिव आयन अगर इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरा होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो वो यहाँ पर उसने क्या assumption किया, द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इज इग्नोर्ड। मतलब हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर सकता है या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो दैट दे मूव ऑल इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। इसका मतलब हम यहाँ पे मान रहे हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है वो ना के बराबर है, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। इस कारण से इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में घूम सकते हैं और किसी भी पॉसिबल वेलोसिटी को वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर हमने बाहर से कोई भी फील्ड नहीं लगाई है, तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एट द टेम्परेचर T। अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद हो तो आपने बोला था एनर्जी कितना था? 3/2 kT। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने क्या माना कि अगर आपने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T, वो कितनी होगी? 3/2 kT के बराबर होगी, जहां पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर हो गया। अब अगर हम इसको वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रिलेट करें तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या वीएच रिप्रेजेंट करता है थर्मल वेलोसिटी को। तो थर्मल वेलोसिटी से हम ये बता सकते हैं। तो ये कुछ पोस्टुलेट उसने माने। अब ये जो थ्योरी उसने बनाई उसके कारण क्या क्या चीज वो एक्सप्लेन कर पाई? ये ओम्स लॉ को तो वेरीफाई कर पाई, ये बता पाई कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल में कैसी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है। ठीक है, फ्रांस लॉ को बता पाई, मतलब रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बता पाई। पर ये थ्योरी जो है वो काफी चीजों को नहीं बता पाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्या कारण होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन मटेरियल को लीव करेगा। क्वांटम इफेक्ट नहीं बता पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाई, ये चीज नहीं बता पाई ये थ्योरी कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर में बदलती टेम्परेचर के साथ क्यों है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होने लगती है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो ये भी नहीं बता पाई। और दूसरी चीज, ये जो फ्रांस लॉ था आपका, वाइडमैन फ्रांस लॉ, उसमें जो रिलेशन था आपका के अपॉन सिग्मा टी, दैट इज के अपॉन सिग्मा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो ये नहीं बता पाया कि लो टेम्परेचर पे किस तरह से ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपने पढ़ा होगा स्कूल में तो फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी होगी, है ना? तो ये थ्योरी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम की थ्योरी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी जो जो इसने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, इसको भी ढंग से नहीं बता पाई। अगर हम क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल जो था वो उसने दिया था 4 पॉइंट आर से, जबकि अगर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली निकलता है तो वो 3 आर के बराबर निकलता है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं क्लासिकल फ्री थ्योरी के हिसाब से, तो वो आता है 3/2 आर। जबकि हम प्रैक्टिकली अगर एक्चुअल वैल्यू की देते हैं तो एक्चुअल वैल्यू आती है 0.01, सॉरी 0.01 आर। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे इसके कि ये हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेटल कैसे बिहेव कर रहा था, सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था, ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इसने क्या है, बहुत सारी पॉस्टुलेट्स में जो उसने माना था कि गैस की फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने में असमर्थ था कि फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहा था। और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जो प्रैक्टिकली वैल्यू आ रही है वो थियोरेटिकली वैल्यू से कैसे डिफरेंट है ये नहीं बता पा रहा था। और ना ही ये हमको बता पा रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्यों होता है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों होता है। तो अब हम आगे की उसमें देखेंगे किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन हुए थ्योरी में, और आपका फर्मी एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट कैसे है। थैंक यू।